सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स के एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में, टाइम मैनेजमेंट को एडजस्ट करने में मिलता है। मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर कोर्स की रिक्वायरमेंट है या आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ वेक्टर। अब देखिए, आप बेसिकली क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वेक्टर को बेसिकली जहां से शुरू किया गया वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इसमें आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया, तो आपने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, A1 B1 A2 B2। अब आपने क्या किया, ओरिजिन से इसको मीट किया, यहां से मीट किया, दो लाइन आपकी बन गई है OA एंड OB। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक पैरेललोग्राम को, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, और इस पॉइंट को मैंने C पॉइंट ले लिया है। अब आपको A और B के जो मिड पॉइंट हम मानेंगे, A और B को लाइन ज्वाइन करी हमने, इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं D मान लेता हूं। तो AB का जो मिड पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट आपको जानकारी है क्या होते हैं, A1 प्लस A2 अपॉन 2 और B1 प्लस B2 अपॉन 2। ये हमारे पास D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये लाइन जब आप बनाते हैं, ये मान लिया पास आपके पास D पॉइंट है, ये आपके पास C पॉइंट है, ये ओरिजिन है। अब आपके पास पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो आपके पास बाइसेक्टेड होता है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहली फिगर के अंदर हमने ये दोनों डायगोनल इसके बना लिए हैं, एक डायगोनल हमने पहले बना लिया था। तो जहां दोनों मीट करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने क्या ले लिया है, D ले लिया है। अब दूसरी फिगर पे आइए कि अगर ये पॉइंट मेरे पास कितना है, C पॉइंट जो हमारे पास था वो, सॉरी D पॉइंट लिए पहले, A1 प्लस A2 अपॉन 2 और ये था B1 प्लस B2 अपॉन 2 जब हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। अब इस पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, अब ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या है, बराबर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मिड पॉइंट है D का। तो जो C का जो कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका ये आएगा, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2। यहीं से जनरेट हुआ है आपका कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाए। अब यहाँ देखिए जो कंसेप्ट जनरेट होता है, ये कंसेप्ट बहुत ही कम बुक्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारी इंडियन बुक्स है उसमें ये कंसेप्ट थोड़ा कम दिया गया है, फॉरेन ऑथर की बुक में कंसेप्ट शुरू से डिस्क्राइब किया है कि वेक्टर का जो एडिशन है, जिसको आप कहते हैं कि ये A वेक्टर है और एक दूसरा B वेक्टर है, इसको यहाँ इसके टिप पे रखिए और यहाँ B वेक्टर आएगा। तो आपका यहाँ से जो लाइन ज्वाइन करने पर आती है, ये जो लाइन आपके पास है, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो वेक्टर एडिशन आपके पास आया, दो वेक्टर का सम, तो हमें ये जानकारी नहीं होती इसमें कि ये जो आपका वॉयलेट कलर से हमने A वेक्टर प्लस B वेक्टर बनाया है, ये बेसिकली है क्या, मतलब क्या चीज ऐड हुई है जो मैथमेटिशियन ने इनको सीधे जनरेट किया। मान लीजिए O है, ये A है, नीचे वाली फिगर में देखिए O A और B। तो जो OB वेक्टर है आपके पास है, आप एडिशन तो लिख देते हो इसमें, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हमें यही नहीं पता लगता कि हम डायरेक्शन, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, कि ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। अब फाइनली ये डायरेक्शन जो मेरे पास आई है, इसका इनके डायरेक्शन से क्या रिलेशन है, इनका जो हमारे पास ये वेक्टर आया है एडिशन वाला,
ये मान लिया ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर का ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से सीधा सीधा क्या रिलेशन है, ये किस तरीके से ऐड किया गया, इस चीज को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हमने क्या किया, ओ बी के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं वो कितने आए थे, डी पॉइंट के a1 प्लस a2 अपॉन 2 और कॉमा b1 प्लस b2 अपॉन 2, और आपके पास यहाँ पे d लिखा जाएगा, और यहाँ पे c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, जिसको हमने a1 a3 और b3 फिगर में मान लिया था, तो ये पॉइंट चूंकि डबल डिस्टेंस पे है तो ये a1 प्लस a2 मिड पॉइंट के कंसेप्ट से b1 प्लस b2 को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपके पॉइंट, जो C पॉइंट आपके पास है, ये सीधा सीधा A पॉइंट से, A पॉइंट मेरे पास क्या है A1 और B1, और B पॉइंट मेरे पास क्या है A2 और B2। अब देखिए कि ये जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट का ये लीनियर सम बन रहा है, और जो B1 B2 पॉइंट है जो y कोऑर्डिनेट है उनका लीनियर सम बन रहा है। तो यहां से जनरेशन हुई वेक्टर एडिशन की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैरेललोग्राम बनाया है यहाँ पे इस तरीके से O A B और ये C, तो यहाँ से एक फ्री वेक्टर की डेफिनेशन जनरेट हुई कि अगर हम इसको OA वेक्टर मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट वाले A वाले को, और इसको B वेक्टर मान लेते हैं, तो OB वेक्टर को यहाँ पे आप इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ये और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इनके डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब इनकी लंबाई सेम है, और ये वेक्टर OA वेक्टर, ये BC वेक्टर के। अब जो लाइन आपने पैरेललोग्राम की डायगोनल की ड्रॉ की है, उससे मेरा इन दोनों पॉइंट में, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से, यहाँ पे A पॉइंट और यहाँ पे B पॉइंट, अब इनकी कनेक्टिविटी क्या बन गई, सीधे C पॉइंट से बन गई। तो ये C पॉइंट की जो कनेक्टिविटी है A से और B से, यहीं से ही वेक्टर एडिशन की शुरुआत हुई, यानी कि फॉर्मूला इसका जनरेट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपका जो C पॉइंट है, तो ये OC वेक्टर आपका क्या दिखाएगा, OA वेक्टर, कोऑर्डिनेट का जो सम आ रहा है उसी को ही हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे AC वेक्टर, या फिर OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर को लिख देता हूं मैं OB वेक्टर। तो ये आपका OC वेक्टर जनरेट हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का जो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है पहले से ही, उनके x कोऑर्डिनेट का सम और y कोऑर्डिनेट का सम एक तीसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। तो हमने इसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से डेवलप किया। तो यहां से आपका कंसेप्ट जनरेट हुआ किसका, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट जनरेट हो गया। अब हमने एक दूसरा कंसेप्ट बनाया कि जो आपके पास XY एक्सिस थी ऑलरेडी, कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट जनरेट किया गया। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा, जिसका मॉडुलस आपके पास क्या हो जाए, जिस वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाए, 1 हो जाए, वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ हमने एक नोटेशन बनाया आई कैप का, और वाई एक्सिस पे नोटेशन बनाया जे कैप का। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमें दूरी लेनी थी, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे माना था A1 B1, तो इस कोऑर्डिनेट के सिस्टम के एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब वेक्टर को, ये जो लाइन हमारे पास थी इसको देखिए ध्यान से, A1 B1, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको OA को OA वेक्टर, इस वेक्टर की फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। ये जो एरो आपका बनाया गया है ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब OA वेक्टर इक्वल टू, अब हमें कनेक्ट किससे करना है, ए जो मेरे पास पॉइंट है वो क्या है A1 B1। अब मुझे वेक्टर के सम की फॉर्मेशन में यहाँ लाना है, यहां मुझे क्या बनाना है, एक लीनियर सम बनाना है।
ये जब आप टॉपिक समझ लेंगे तो आपको वेक्टर स्पेस की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि आपका लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन वो सब कुछ वेक्टर से डेवलप हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से सीखिए। यहाँ पे OA वेक्टर को हम लीनियर सम की फॉर्मेशन में रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए फिगर पे ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर माना i कैप, जैसे इकाई मानते हैं, जैसे आपके पास जो नंबर सिस्टम है उसमें 1 हमारे पास इकाई की फॉर्मेट में आता है, यूनिट की फॉर्मेट में आता है, तो यहाँ भी हमने i और j को यूनिट वेक्टर मान लिया है, जिसका की मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ o, और इसको मैं m मान लेता हूं, तो जो हमारे पास OM ये आया OM, ये वेक्टर कितना होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, ये दूरी हमने A1 लिखी तो A1i। अब j y एक्सिस के डायरेक्शन में देखिए, ये जो दूरी हमने निकाली इसको हम ON लिख लेते हैं, तो ये जो वेक्टर मेरे पास है ON वेक्टर, ये वेक्टर मेरे पास कितना आएगा, B1 हमने ऊपर दूरी चली है तो B1g। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। इसी तरीके से तो यहां से आपका जो OA वेक्टर है, और वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे हम, तो फिगर में देखिए ध्यान से कि ये OM और प्लस OA वो आपको सीधा सीधा अटैच करना है, तो ये क्या आएगा आपके पास A1i और प्लस B1g। जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया था अभी, तो उसको हम i और j के कंसेप्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या हो गया, OB वेक्टर, दूसरा हमने पॉइंट क्या लिया था, B पॉइंट लिया था, A2 और B2, तो OB वेक्टर हो गया आपके पास A2i प्लस B2j। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऐड होने की प्रॉपर्टी को हमने कहाँ फ्रेम किया, उसको वेक्टर सिस्टम में फ्रेम किया। तो ये OA वेक्टर जहां डबल राइट किया है मैंने, ये आपका लीनियर सम की फॉर्मेट में आ गया, OA भी आ गया और OB भी आ गया। अब आपको क्या करना है, एक नई फिगर मैंने यहां बनाई है। अब आपको कनेक्ट करना है, देखिए OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर को। तो आप जैसे रियल नंबर्स को ऐड करते हैं कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, इसी तरीके से जब i को आप कॉमन लेंगे तो A1 प्लस A2 आएगा। तो हम जो रियल नंबर का सिस्टम है हमारे पास ऑलरेडी, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, वेक्टर क्वांटिटी से। तो ये मेरे पास आ गया A1 प्लस A2i और B1 प्लस B2g। अब ये जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आया था, ये मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो पॉइंट हमारे पास आया है सीधे ऐड करने से, ये जब आप पैरेललोग्राम इसका कंप्लीट कर लेते हैं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास O, A, B और इसको हमने क्या माना था, वहां पे ऊपर D माना था, तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आते हैं, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2। तो यहां से एक सिमिलरिटी जनरेट हुई कि ये एडिशन और ये जो लीनियर सम में बनाया है, i को जैसे हम कॉमन लेते हैं उस तरीके से अगर हम बिहेव करते हैं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या होंगे, सिमिलर वेक्टर होंगे। तो यहां से वेक्टर एडिशन का फॉर्मेशन बन गई। तो यहीं से एक आपका कंसेप्ट जनरेट होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, या फोर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जो कि कोटरमिनस होती है, तो आपके पास जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो जो वेक्टर सम का हमने कंसेप्ट बताया है वो स्टैटिक्स की जब आप स्टडी करेंगे तो वहां भी लाई करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपने फॉर्मूले लर्न किए थे उनको वेक्टर फॉर्मेशन में डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अगर OA वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है, OB वेक्टर B वेक्टर है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन AB, जो सेक्शन फॉर्मूला आपने किया था, इन द रेशियो M/N। तो वहां पे आपके
तरह के फॉर्मूले थे, इंटरनली और एक्सटर्नल डिवीजन के। तो इंटरनल डिवीजन में जो सी पॉइंट आपके पास होता है, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये ए बी के, ये ए है, ये बी है, ये आपके पास इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे mb वेक्टर प्लस na वेक्टर, जैसा आप करते हैं इसमें m1 x2 वेक्टर, mx2 वेक्टर प्लस nx1 वेक्टर, सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो वही चीज यहाँ डेवलप हो जाती है, यहाँ पे mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n। ये दूसरी फिगर देखिए ध्यान से नीचे, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, और ये डी पॉइंट हमारे पास क्या करता है, इस लाइन ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n में। यानी कि जो हमारे पास लेंथ है, इनका रेशियो कितना है, m/n। और ओ मेरे पास क्या है, ओरिजिन। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपके पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये आपके पास ओरिजिन है, और यहाँ से आपने ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर को जनरेट किया। तो जो आपने सेक्शन फॉर्मूला बनाया था उसी में जब आप m को n के इक्वल रख देते हैं, तो जो सी पॉइंट हमारे पास है ओ सी वैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो m को n रखने से तो आपके पास m को माना जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, a वैक्टर प्लस b वैक्टर अपॉन 2। नेक्स्ट देखिए, अब हम वेक्टर का जो एक्सटेंशन है वो 3D ज्योमेट्री की तरफ ले आते हैं। अभी थोड़ा सा हम 2D ज्योमेट्री में काम कर रहे थे, जिससे चीजों को समझना आसान हो जाए। यहाँ पे आपके पास पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1 और z1। देखिए 2D और 3D ये पहले ही इनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब केवल उसको वेक्टर फॉर्मेशन में जब चेंज किया तो बहुत सारी समस्याएं जो मैथमेटिक्स की थी वो ऑटोमेटिकली सोल्व आउट हुई। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, फिगर में देखिए, ये ओ ए है और ये आपके पास ओ बी। ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट आपके पास है x2 और y2 और z। अब यहाँ पे एक तीसरा कंसेप्ट डेवलप हुआ कि x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मेरे पास था i था, और y एक्सिस के डायरेक्शन में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर था वो j वेक्टर था। अब यहाँ पे z एक्सिस आ गई है, तो यहाँ हमने क्या मान लिया, k कैप मान लिया, i कैप, j कैप और k कैप। यूनिट वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, कैप से दिखाते हैं। तो यह चीज और सीख लें आप कि a वेक्टर बराबर हमारे पास क्या आएगा, a वेक्टर का मॉडुलस उसकी क्वांटिटी इनटू a कैप। तो यहाँ से a कैप का फॉर्मूला भी डेवलप हो जाता है, i a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस। ये कंसेप्ट हुआ। तो यहाँ पे जो वेक्टर सम आपने किया था पहले, r वेक्टर बराबर कितना निकाला था हमने, xi प्लस वाई जे। 2D ज्योमेट्री में जो हमने सिमिलरिटी बनाई थी, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट A था वो कितना था, x, y। तो ये हमारे पास वो x वेक्टर हो गया था। ये जो आपके पास वेक्टर आएगा ये आपके पास xi वेक्टर आएगा, और ये जो वेक्टर आपके पास आएगा ये yj वेक्टर आएगा। दोनों का एडिशन का तरीका हमने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बन रहा है, जब भी आप एडिशन की बात करते हैं, जैसे हमने xi प्लस yj बनाया, तो अब ये ऑटोमेटिकली इसके पीछे कहानी चल रही है। फिगर पे देखिए, जो मैंने फिगर बनाई है एडिशनल यहाँ पे, कि यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट आपका यहाँ आया, ये दूरी x है, ये दूरी y है। दूसरी फिगर बना देता हूँ, ये दूरी x है, ये दूरी y है। अब यहाँ से सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के बाद इसका डबल डिस्टेंस पे पॉइंट निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा नहीं करते, अब हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे आपका x है और ये दूरी आपकी यहाँ पे y है। तो आप सीधा क्या लिखते हो यहाँ पे कि OA वेक्टर बराबर, यानी कि R वेक्टर बराबर xi प्लस yj। अब आप डायरेक्ट एडिशन करते हो। कहने का मतलब क्या है कि एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर आपके पास ये है, OA और AB। तो यहाँ पे आप जो एडिशन है इस C वेक्टर को दिखाते हो
कि जो आपके पास ओ बी वैक्टर आ रहा है, ओ बी वैक्टर बराबर आपके पास है तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। तो रफ लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं वेक्टर एडिशन में कि अब यहाँ से फिगर में देखिए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो डायरेक्टली हम ओ से कहाँ पहुंचे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट होता है कि अब यहाँ से किस जगह पहुंचे, तो ओ से बी पे पहुंचे। तो ये ओ बी वैक्टर, अधिकतर लोग इसको इसी तरीके समझाते हैं कि ये अगर ए वैक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो हम ओ से डायरेक्ट बी पे पहुंच गए, तो ये वेक्टर आपके पास ओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर एडिशन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले आप यहाँ एक वेक्टर बनाते हैं, जैसा हमारा बी वेक्टर है, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पे इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, फिर ये डबल डिस्टेंस पे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तब आपको बी पॉइंट मिलता है और तब आप ओ बी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर सीधे वेक्टर एडिशन पहुंच जाते हो। अब इस कहानी को, इस सिस्टम को जो हमने बनाया आपका पैरेललोग्राम वाला कंप्लीट होने का, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ 3D ज्योमेट्री में ये जो फिगर मैंने बनाई है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे किसी पॉइंट P पे एक जो ये ओरिजिन है, ये जो OP वेक्टर बनेगा, तो आपका OP वेक्टर जो पहले दो वेक्टर थे xi प्लस yj, उन्हीं में वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट लगेगा और ये zk आपका आ जाएगा। तो यहां से r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk। अब आगे जाके हम इसको x, y, z स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रख सकेंगे, तो ये भी हमारे पास दोनों रिप्रेजेंटेशन होगी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। यानी कि 2D ज्योमेट्री में आपके पास xi प्लस yj रहेगा और 3D ज्योमेट्री में आपके पास zk इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो जो ऑर्डर ट्रिपलेट या ऑर्डर्ड पेयर जो मेरे पास है, वही आपका आर वेक्टर ijk, ये इसमें इंटरचेंजेबल होता है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से? एक ये जो मैंने हाईलाइट किया है और एक ये। पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें वेक्टर को ऐसे भी रख सकता है और इस तरीके से भी रख सकता है, दोनों सेम चीजें हैं। यानी कि हमने जो 2D और 3D का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसको वेक्टर सिस्टम के, जो वेक्टर का जो हमारा सिस्टम बनता है जिसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ijk में या ij में, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 1:1 मैपिंग उसके अंदर डेवलप हो रही है। बस इधर वेक्टर सिस्टम में काम करेगी और उधर केवल पॉइंट की फॉर्मेशन में काम करेगी। जब आप 2D और 3D में जाते हैं तो वहां पे डायरेक्शन का सीधा सीधा कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जब आप वेक्टर में स्टडी करते हैं तो वही 2D और 3D ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे आपका आर वेक्टर xi प्लस yj है। यहाँ एक पॉइंट P ले लेता हूँ x, y। तो पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी वर्क करती है 2D ज्योमेट्री के अंदर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की x है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की y है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास जो r आएगी वो क्या आएगी, √x² प्लस y²। तो बेसिकली यही हमारे पास क्या था, ये हमारे पास आर वेक्टर था xi प्लस yj। तो यहां से कंसेप्ट क्या जनरेट हुआ कि r वेक्टर बराबर r इक्वल टू √x² प्लस y²। इसी तरीके से 3D ज्योमेट्री के अंदर जब आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट P की जो डिस्टेंस निकलती है OP से, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे xy प्लेन में ये दूरी x और y को जनरेट करते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे पास x होती है, ये डिस्टेंस हमारे पास y होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आती है, जो मैंने डायगोनल बनाया है नीचे xy प्लेन में, x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा इसको मैं m मान लेता हूँ। ये पॉइंट आपके पास क्या है, xy। तो जो OM की जो दूरी आएगी, ये आपको देखने में लग रहा है लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो और ये भी 90 डिग्री के एंगल है, ये भी 90 डिग्री के एंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस सिस्टम इक्वेशन लगाएंगे तो x² प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो x² प्लस y² जनरेट होगा। फिर यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो मेरे पास z है, और ये डिस्टेंस नीचे वाली जो बेस में है वो मैंने √x² प्लस y² निकाल दी है। तो ये जो लेंथ आपके पास आएगी r² बराबर √x² प्लस y² का होल स्क्वायर,
और प्लस का जेड स्क्वायर। तो 3D ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ से आपका जो आर आएगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। और 2D ज्योमेट्री के अंदर हमने आपको बता ही दिया है, ये जो आपको हाईलाइट करके दिखाया है ये। तो 2D ज्योमेट्री में आपका आर इस तरीके से वर्क करेगा और 3D ज्योमेट्री में आपका जो आर है वो इस तरीके से वर्क करेगा। तो 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री की बहुत सारी सिमिलरिटी के साथ आप वेक्टर की स्टडी करेंगे और जब आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे बीएससी वाला तो वो भी इसी तरीके से जनरेट होगा। तो ये सारे पॉइंट छोटे छोटे हैं लेकिन वैल्यूएबल पॉइंट हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आपको 3 वेक्टर दिए हैं जो कि आपके कोप्लेनर हैं, यानी कि एक प्लेन में लाई करते हैं। तो यहाँ आपने किसी भी तरीके से 3 वेक्टर जनरेट कर लिए। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब इन तीनों को क्या कहा गया कि इन तीनों को कनेक्ट करना है, एक कंडीशन निकालनी है कोप्लेनरिटी की। तो कैसे हम बना सकते हैं इसको? तो देखिए आप क्या कीजिए, ये ए वेक्टर जो इसने दिया है उसको यहाँ लिखिए, फिर कोई भी दूसरा वेक्टर उठाइए जिसको हम सीधे सीधे इसके पैरेलल यहाँ पे ऐड कर दें, ये बी वेक्टर हो गया। अब ये जो तीसरा वेक्टर आपके पास आएगा, इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग तीसरा जो वेक्टर आपको जनरेट करना है, ये जो हमारे पास इस तरीके से, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं कि ये जो वेक्टर आपके पास सी वेक्टर आएगा। अब ये जो सी वेक्टर मैंने आपको दिखाया है, ये वेक्टर इनकी लंबाई को छोटा बड़ा करके ऐसे एडजस्ट करना है कि ये वेक्टर यहाँ एडजस्ट हो जाए। तो हमें नहीं पता कि जो इनकी बेसिक, जो इनकी ओरिजिन, जो इसकी लंबाई है ए वेक्टर की और बी वेक्टर की जो पहले से गिवन है, तो उसको कुछ छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एम ए वेक्टर बना लेते हैं, इसको एन बी वेक्टर बना लेते हैं। तो तब ये जो हमारे पास सी वेक्टर है, इसकी जो भी लंबाई चौड़ाई हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करके सी वेक्टर को लिख देंगे एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। तो ये कंडीशन होती है कि जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तब उनको किसी भी वेक्टर की लंबाई को छोटा बड़ा करके हम तीसरे को एडजस्ट करते हैं उनके लीनियर सम की फॉर्मेशन में लिखने के तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो anyone can be written as a linear sum, या इसको कहें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर सम कह दो, लीनियर कॉम्बिनेशन कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है कि आप कुछ स्केलर लेते हैं और स्केलर का मल्टीपल का सम कर लेते हैं वेक्टर्स का। anyone can be written as the linear combination of the other two। तो ये कंसेप्ट आपका कहाँ लगता है, कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट है कि जब 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर आपके क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो उनमें से कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि लीनियर सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए 2 वेक्टर का आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, दोनों नेमिंग होती है। अब देखिए बेसिकली हमें यही सिखाया जाता है कि अगर A1 वेक्टर आपके पास क्या है, एक A1 वेक्टर है और एक B1 वेक्टर है, तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A वेक्टर B वेक्टर बराबर A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस थीटा। तो हमारे माइंड में क्वेरी आती है कि भाई ये हमारे पास जो कंसेप्ट आया है, जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है A वेक्टर के लिए और B वेक्टर के लिए, इनके बीच का जो एंगल है हमारे पास कितना है, थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से डेवलप हुआ, ये कंसेप्ट हमें काफी परेशान करता है जो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये भी हमारे जो इंडियन बुक्स हैं उनमें बहुत कम जगह डिस्क्राइब किया गया है। फॉरेन ऑथर की बुक में ये चीज दी गई है कि आप 2D ज्योमेट्री से थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, A1 B1, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, B, इसको A मान लेते हैं, और ये हो गया A2 और B2। अब आपको जब ट्रिग्नोमेट्री हमने टीच की थी तो कोसाइन फॉर्मूले के बारे में बताया था। यहाँ देखिए एंगल थीटा है, तो अब हम क्या करें इसमें, और यहाँ से ए बी बना लेता हूँ ये। तो ए बी की लेंथ आपको पता ही है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी का कंसेप्ट क्या होता है, A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये ओरिजिन हमारे पास हो गया।
तो अब आप कोसाइन फॉर्मूला यूज कीजिए बाय द कोसाइन रूल। कोस थीटा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और माइनस करना है थीटा एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन 2OA। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो कितना आएगा, A2 का स्क्वायर माइनस का A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, फिर माइनस B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 अपॉन, यहाँ आप लिख लेंगे ट्वाइस OA इंटू OB। इनकी लेंथ को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 टर्म तो आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब जो बची हुई टर्म है वो क्या बनी, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक कंडीशन बनी A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 2 से 2 कैंसिल आउट OA और OB इंटू कोस थीटा। अब देखिए आप इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप हुआ किसके बीच में, जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट आपके पास थे A1 एक्स कोफिशिएंट, जो पॉइंट्स के जो कोफिशिएंट थे, जैसे हमने आपका वेक्टर का जो सम बनाया वहां पे क्या हुआ था, आपके पास दोनों प्रोडक्ट पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट का सम हुआ था और वाई कोऑर्डिनेट का सम हुआ था। तो ऐसे यहाँ पे इनका प्रोडक्ट हुआ। तो मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मुलेशन डेवलप किया, मतलब ये जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है A1 A2, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट हैं A1 A2 और है आपके पास A1 B1 और A2 और B2। अब आप देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास है A1 A2, इनका प्रोडक्ट और B1 B2, यानी कि कंडीशन डेवलप हुई, जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स थे उन कोऑर्डिनेट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट प्लस उनके उन पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम, आपके पास एक नई क्वांटिटी डेवलप होकर आ गई OA OB कोस थीटा। अब इसी चीज को मैथमेटिशियन ने नाम दिया कि एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ रही है। ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोस थीटा निकल जाएगा, 2 लाइन के बीच का एंगल, और OA OB उनकी लंबाई है। तो इस जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जो कंडीशन मेरे पास डेवलप हुई है, इस चीज को मैथमेटिशियन ने क्या नाम दिया, इसको कहा A वेक्टर और डॉट B वेक्टर। ये नोटेशन उन्होंने दिया था कि ये आपके A वेक्टर का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस थीटा आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो देखिए फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली सब लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से डेवलप हुआ ये काफी कम लोग जानते हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस टूल को मैं बार बार पूरे वेक्टर सिस्टम के अंदर डेवलप कर रहा हूँ, 3D के अंदर डेवलप कर रहा हूँ, और हमें जानकारी नहीं होती कि ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ। तो आपको क्लियर हुआ कि जो आपके A वेक्टर और B वेक्टर के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं इसके अंदर, उनका क्या करना है, आपको उनके बीच में कनेक्टिविटी डेवलप करनी है। एडिशन किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारा जो वेक्टर सिस्टम है वो आपकी डायरेक्शन की साइंस के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की साइंस के हिसाब से उनको कैसे तो ऐड किया जाए, कैसे उनको प्रोडक्ट किया जाए, ये चीज मैटर करती है। अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे, आई के ऊपर काम करेंगे, आई डॉट आई। अब आई का मॉडुलस 1, फिर आई का मॉडुलस 1 इंटू उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री कोस 0 1, यानी कि ये कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से कंसेप्ट जनरेट हो गया, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के, यूनिट वेक्टर बनाएंगे, के डॉट के इक्वल टू 1, पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट देखिए, आई कैप डॉट जे कैप, पहला मॉडुलस 1 दूसरा मॉडुलस 1, लेकिन इनके बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है, 0, तो ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके बेस पे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अगर A1 वेक्टर आपके पास A वेक्टर बराबर है A1 I प्लस B1 J प्लस C1 K,
और बी वेक्टर आपके पास है a2i प्लस b2j प्लस c3k। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्या बनानी है, डॉट प्रोडक्ट बनानी है। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे यहाँ पे, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई वाली होगी, तो यहाँ पे a1 a2 आएगा। जब इसकी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे b के साथ जाएगी और c के साथ जाएगी तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। इसको सीधे सीधे याद रखेंगे। अब फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या आएगी कि अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो आपको कंडीशन निकालनी है इसके अंदर। तो यहां पे देखिए ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस थीटा बराबर 0। और जब 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो 3 कंडीशन ऑपरेट होंगी। ए वेक्टर 0 हो सकता है, या बी वेक्टर 0 हो सकता है, या कोस थीटा 0 हो सकता है। थीटा 0 का मतलब, कोस थीटा 0 का मतलब थीटा हमारे पास क्या हो जाए, 90 डिग्री। तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपको दे दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, 0, तो यहां से जो कंडीशन हमने 3 वाली ऑपरेट करी थी, ये कंडीशन केवल ये आ जाएगी कि कोस थीटा को ही 0 होना पड़ेगा, यानी कि थीटा 90 होगा। और ये वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दो वेक्टर जब आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उनको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अगर गिवन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं और ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। देखिए कंसेप्ट आप सीखिए कि एक लाइन आपके पास है, एक लाइन ये है और यहां से हमने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पार्ट आपके पास आता है ये कहलाता है प्रोजेक्शन। इसको मैं ओ लिख देता हूं, ऑन ओबी, प्रोजेक्शन ऑफ ओए ऑन ओबी। यानी कि ओए की इस एबी पे जो छाया बन रही है, जो शैडो बन रही है, इस शैडो की लेंथ कितनी है, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। अब यहां से ए पॉइंट से वेक्टर वाली फिगर देखिए, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लेंथ मेरे पास आई है, ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस बना, तो इसकी जो लेंथ मेरे पास है ओए की, ये ए वेक्टर का मॉडुलस है। तो ये लेंथ कितने बनेगी, ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस ऑफ थीटा। तो यहां से आप क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसको अलग कर लेंगे, ए वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, इसको अलग कर लें, और बी वेक्टर की लेंथ को अलग कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास आया है प्रोजेक्शन अपने आप में एक लेंथ ही होती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर की लेंथ। अब इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। फिगर पे ध्यान दीजिए, वेक्टर वाली पे, यहाँ पे बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये लेंथ डेवलप हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लेंथ आपके पास आएगी, फिगर पे ध्यान दीजिए, ये बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस थीटा डेवलप होगी। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब यहां से दो चीजें आपकी डेवलप हो गई। एक चीज यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो पहला जो फॉर्मुलेशन आपके पास है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये जो हमारे पास बी वेक्टर का मॉडुलस है, इसको मैं बटे में ले आता हूं। अब जो डॉट प्रोडक्ट है उस पर आपके पास नंबर अलग अलग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपके पास आया ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट आया ए वेक्टर डॉट बी कैप आया, इसको याद रखना है।
किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन निकालना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, तो वो वेक्टर तो आपके पास एडिस रहेगा, लेकिन जिसका आपको प्रोजेक्शन निकालनी है उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका कैप बनाना पड़ेगा, उसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहां से सेकंड फॉर्मूला क्या बनाएंगे आप, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना आएगा। अब आपको बी वेक्टर को तो सेफ रखना है और ए वेक्टर पे क्या लगा देना है, कैप लगा देनी है। अब फिगर पे ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर की फिगर पे, यहाँ पे आपका ओ ए वेक्टर है, यहाँ पे ओ बी वेक्टर है। अब आपने क्या किया, ओ बी से ओ ए लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन बनाया, तो इस प्रोजेक्शन की लेंथ हमने कैसे निकाली थी, बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये निकाली थी। अब आपको क्या निकालना है, ये जो आपने प्रोजेक्शन निकाला इसका प्रोजेक्शन वेक्टर आपको बनाना है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो देखिए कोई भी वेक्टर किस तरीके से बनता है, उसकी लेंथ तो आपने बना दी, बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये तो लेंथ आ गई, लेकिन आपका किसके डायरेक्शन में आप निकाल रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ये आपको बनाना है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे ओ ए दूसरी फिगर देखिए नीचे बनाई है मैंने, यहां से इस पे प्रोडक्ट, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा इस प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी होती है आपके पास, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर और किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, बी वेक्टर, तो बी के ऊपर क्या आएगा, कैप आएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर। ये जो आपने प्रोजेक्शन निकाला है एक वेक्टर का दूसरे पे, उसका प्रोजेक्शन वेक्टर आपको निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब आप ध्यान दीजिए कि जहां जो लेंथ आ रही है आपकी, ये मैंने ग्रीन कलर से कर दी है, ये जो लेंथ आ रही है इसका वेक्टर कैसे करेंगे, ये जो बी वेक्टर मेरे पास है इसका कैप निकालना पड़ेगा। कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आप क्या बनेगा, आपका बी कैप बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जहां पे कैप आ रहा है वो ही रिपीट हो रहा है, जहां कैप आ रहा है वही रिपीट हो रहा है, ऊपर भी और आपका नीचे भी। तो ये आपके फॉर्मूलास दोनों हो गए। अब जो आपका फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू कोस ऑफ थीटा, तो यहां से कोस ऑफ थीटा का फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हमने अभी स्केलर प्रोडक्ट किया था, अब हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं, और आप ये भी पूछेंगे कि इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा और इनटू एन कैप डॉट एन कैप। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये दो क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी का मतलब ये हमारे पास, ऐसे लिख देता हूं उसको, आपको डाउट क्लियर हो गया। ये इसकी क्वांटिटी है वेक्टर की और ये इसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है फिजिक्स के अंदर, एक जब मैग्नेटिक फील्ड होता है और किसी भी चीज को जहां थ्रो किया जाता है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जहां से पास आउट हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस फोर्स को हमने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन किया, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर को कंटेन करने वाले, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमारे पास आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या दोनों को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस वेक्टर को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, जैसा मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था। तो ये जो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन जनरेट की है, ये फिजिक्स से आई है, इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एन वेक्टर आएगा, सॉरी एन कैप आएगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा है। अब ध्यान दीजिए, ये जो क्वांटिटी आपके पास आई है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा। अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो एक चीज आपको बताई गई थी कि ये लेंथ मेरे पास ए वेक्टर का मॉडुलस है, ये लेंथ मेरे पास बी वेक्टर का मॉडुलस है। अब यहाँ से ट्राइंगल पूरा कर लेते हैं। ट्राइंगल पूरा करने से यहाँ पे आप ये एंगल आपके पास थीटा ऑलरेडी है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला। फिगर पे ध्यान दीजिए, ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये कितनी आती है आपके पास, बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, बेस की लेंथ एरी और ये इसकी हाइट हो गई। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are represented by a vector and b vector। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास दो वेक्टर थे जिनका कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, इस ट्राइंगल का जो एरिया हमारे पास आएगा, वेक्टर तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया, ये वेक्टर आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी है। तो इसका जो एरिया आएगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक बार दोबारा देखिए, एक फंडामेंटल मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा वो हाफ इंटू ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू साइन थीटा है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ना आके यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, जो हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा। यहाँ पे चूंकि ए बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये जो एरिया बनेगा, जो ए क्रॉस बी हमारे पास है, चूंकि इसका हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से इसका डबल आ रहा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are represented by the a vector and b vector। तो इस तरीके से जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ए वेक्टर बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे बेस में जो पैरेललोग्राम डेवलप होगा उसका जो हमारे पास एरिया है वो इस वेक्टर का ए क्रॉस बी का क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अब यहां से दो फॉर्मूले डेवलप हो गए, एरिया ऑफ, तो देखिए पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides आर रिप्रेजेंटेड बाय द, जो भी कोटरमिनस हमारे पास साइड होती है, यानी कि जो एक पॉइंट पे मिलती है, तो वो तो आएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides, यानी कि दो साथ साथ वाली साइड होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेड बाय द ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जो थीटा एंगल बनता है। तो इसी तरीके से जो आपकी 3D ज्योमेट्री है, जिसमें कि आप आई कैप और यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिगर पे ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इसमें आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास के आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास आई आएगा, और के क्रॉस आई आप करेंगे तो जे आएगा, क्योंकि सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अगर दोनों वेक्टर आपने सेम ले लिए तो दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और पैरेलल वेक्टर के बीच में थीटा कितना होता है, यहाँ पे सेम वेक्टर है, बिल्कुल डायरेक्शन भी सेम है, तो 0 हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट क्या रहता है, 0 रहता है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप डेवलप करेंगे इन चीजों को सीख के, कि अगर ए वेक्टर मेरे पास क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर मेरे पास है a2, ये दूसरा वेक्टर मेरे पास है। अब आपको एक क्रॉस बी निकालना है, तो यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो देखिए आई क्रॉस आई ये 0 हो जाएगा, फिर आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस का जे आएगा। इस तरीके से आपके दो के पेयर बनेंगे। दो के पेयर बनने के बाद जे से भी करेंगे और के से भी करेंगे। जो सिस्टम हमारे पास डेवलप हो गया आएगा उसको हम डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करेंगे, आई जे के। देखिए वैसे जब डिटर्मिनेंट की स्टडी आप करते हैं तो उसके जो एलिमेंट आपके पास होते हैं वो नंबर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें हम आई जे के वेक्टर की फॉर्मेशन नहीं रखते। तो यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिकल कंसेप्ट है, और यहाँ पे आपका a1
B1, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये A2 B2 C2। तो बेसिकली क्या है कि जब आप यहां से A क्रॉस B को डेवलप करते हैं तो आपके साथ I के साथ क्या आएगा, B1 C2 माइनस B2 C1, और फिर माइनस J के साथ आएगा और फिर प्लस K के साथ आएगा। तो ये सिस्टम उस सिस्टम के पैरेलल आता है। ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ये जो एक्सपेंशन हमारे पास आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट में जब आप एक्सपेंशन करते हैं, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, आपके पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसके एक्सपेंशन की जो सिमिलरिटी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी वजह से हमने इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट में फॉर्मुलेट कर लिया है। वरना अदरवाइज डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज हमारे पास होती है वो फंक्शंस होती हैं या फिर रियल नंबर सिस्टम या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से आती है, उसका जो फील्ड होता है वो वहीं से होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट के अंदर I J K इनको भी हमने पुट कर लिया और एक्सपेंशन करने के बाद हमें A क्रॉस B फाइंड आउट हो जाता है। अगर आपके पास क्या है, 2 वेक्टर हैं, आपने A क्रॉस B को क्या किया, 0 किया। अब आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, जैसे कि आपने A डॉट B में बताई थी। हमें नहीं पता कि इसमें ये वेक्टर 0 वेक्टर है या नहीं है, तो यहां से क्या कंसेप्ट जनरेट हुआ, A वेक्टर B वेक्टर का मॉडुलस इनटू साइन थीटा, और ये क्वांटिटी है, और यहाँ पे n कैप बराबर। तो यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब A क्रॉस B आपके पास आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 0 वेक्टर की फॉर्मेशन में रखेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखें, बुक्स में ये सिंपल 0 भी दिया हुआ है जो कि गलत है अपने आप। अब यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी देखिए, या तो हमारे पास क्या हो जाए, A वेक्टर क्या हो जाए, ये हमारे पास 0 वेक्टर हो जाए। दूसरी बात क्या है कि B वेक्टर हमारे पास 0 वेक्टर हो जाए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि थीटा हमारे पास क्या हो जाए, थीटा 0 हो जाए या पाई हो जाए। यानी कि आपके जब 0 होगा तो इसका मतलब तो वेक्टर आपके क्या है, सेम वेक्टर है। और यहाँ पे जो आपके वेक्टर हैं वो किस तरीके से हैं, ये आपके पैरेलल वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, ये हो सकती है। और n कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये कभी 0 होगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है कि दोनों हमारे पास क्या हो जाएं, सेम हो जाएं या फिर पैरेलल हो, डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो जाए। तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जैसे A वेक्टर इधर है और B वेक्टर इधर है, डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी अपोजिट हो गई, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, पाई, सेम होंगे। और अगर आपको नॉन जीरो वेक्टर दिए हैं, फॉर A वेक्टर कोमा B वेक्टर, ये आपके नॉन जीरो वेक्टर हैं, तब क्या कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन सी कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास थीटा बराबर या तो 0 होगा या फिर पाई होगा, थीटा बराबर 0 और पाई, इस तरह की कंडीशंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि आपके पास 3 वेक्टर हैं A B C, और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, B और C से B क्रॉस C फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी एक वेक्टर होगा, ये A वेक्टर है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, A और B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास A वेक्टर आपको A1 B1 C1, फिर B वेक्टर, फिर C वेक्टर आपको दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है B क्रॉस C से। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये तो मेरे पास ये वेक्टर हो गया A1I प्लस B1J प्लस C1K। अब जो आपके पास B क्रॉस C वेक्टर है, मैं उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूँ, I J और K। फिर आपके पास आया A2 B2 C2, और फिर आया A3 B3 और C3। अब आप देखिए जब आप इस एक्सपेंशन को करेंगे तो A के साथ यहाँ पे जो I था वो इस I के साथ कंसाइड होके वो A1 बनाएगा, फिर ये दूसरे वाला इसके साथ बनाएगा, फिर तीसरा वाला इसके साथ बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको I J K की जगह A1 B1 C1 का जो एक्सपेंशन आएगा, पूरा एक्सपेंशन करने के बाद बता रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे आपका A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि A डॉट B क्रॉस C को, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैथमेटिशियन ने क्या किया
कि ये जो A डॉट B क्रॉस C आपने बनाया, उन्होंने इसका एक रिप्रेजेंटेशन बना दिया कि आप A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद करेंगे और इसी का नाम दे दिया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। STP वैसे ही शॉर्ट में बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि ये क्या चीज डेवलप होकर आई है, इसको स्टडी करेंगे। तो आज का जो आपका लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इस कंसेप्ट को हम दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। थैंक यू वेरी मच।